उफ, इतनी गर्मी और गाड़ी को भी आज ही खराब होना था। जेब देखा तो पर्स भी नदारद था, सिर्फ 5 रुपए का नोट था। अब तक 3 टेम्पो को इसलिए छोड़ चुका था कि सवारियां बाहर तक लटक रही थी, पर इस बार अपना मन मजबूत किया कि बेटा आकाश, टेम्पो में इसी तरह सवार होकर घर पहुंचना पड़ेगा। सो इस बार मैं भी बाहर ही लटक गया। थोड़ी देर में खिसकते खिसकते बैठने की जगह मिल ही गई। यह क्या, सामने वाली सीट पर बैठी सवारी जानी पहचानी सी लग रही थी। उन दिनों उसके चेहरे पर मृगनयनी सुंदरता के साथ गुलाब की कली से अध खिले होठों पर हर क्षण मधुर मुस्कान फैली रहती थी। लंबे काले घुंघराले बाल कभी कभी हवा के साथ गोरे चेहरे को ऐसे ढक लेते थे जैसे काली घटा में छिपा चांद हो, जिसके नाखून भी काबिले तारीफ हो। उस रूप लावण्य को कैसे भुलाया जा सकता है। यदि मैं कवि होता तो उस पर श्रृंगार रस की कविता या गजल कह डालता। राजपूत घराने से संबंध रखने वाली रोहिणी 9वीं कक्षा से बीकॉम तक मेरे साथ पढ़ी थी। स्कूल स्तर तक तो उससे विशेष बोलचाल नहीं थी, पर कॉलेज में एक अच्छे दोस्त की भांति बोलचाल के साथ साथ खाली पीरियड में हम कैंटीन में बैठकर चाय भी पिया करते थे। हमारे विभाग में 40 लड़के व सिर्फ 5 लड़कियां थीं। एक बार बारिश के मौसम में सबने मिलकर पिकनिक का कार्यक्रम बनाया। 2-3 लेक्चरर भी हमारे साथ थे। 5-7 छात्रों के अतिरिक्त पूरी कक्षा ही थी। तभी एक लड़की बोली कि रोहिणी आज गाना सुनाएगी। इतने में सबने शोर मचाना शुरू कर दिया। सभी उसे गाने को कहने लगे। एक बार मैंने भी धीरे से कहा, तब उसे गाना, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, सुनाया। एक तो गाने के बोल, दूसरे उसकी दर्द भरी आवाज ने सबकी आंखें नम कर दी थी। यह मुरझाया चेहरा, उलझे बिखरे बाल, सूनी आंखें जिनमें कभी सुखद सपने बसा करते थे, ये फीके फीके रंग के कपड़े, क्या यह वही ताजा गुलाब सी खिली रहने वाली रोहिणी है? मैं सोच रहा था। मालवीय नगर सेक्टर 5। टेम्पो पर हाथ मारता हुआ लड़का जोर से चिल्लाया तो हम दोनों ही टेम्पो से उतर गए। मैंने कहा, रोहिणी। उसने धीरे से ऊपर देखते हुए कहा, आकाश, तुमने मुझे पहचान लिया। रोहिणी, अगर मैं पहल ना करता तो तुम मुझे पहचान कर भी मुझसे बात नहीं करती। जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वह कुछ पल रुक कर बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम यहाँ कैसे? पहले कभी नहीं देखा। मैं तो काफ़ी समय से टेम्पो से ही आती जाती हूँ। मैं यहाँ 1 साल से हूँ। सीए कर चुका हूँ। जोहरी बाजार में ऑफिस है। वहाँ से वापस आते वक्त यूनिवर्सिटी के बाहर गाड़ी खराब हो गई, सो आज टेम्पो से आया हूँ। पर तुम्हारी यह हालत देखकर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तभी उसने कहा, मेरा घर आ गया, फिर कभी बात करेंगे। घर क्या, यह तो मात्र एक कमरा था जिसकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। मेरे घर पहुँचते ही भारती बोली, क्या बात है आकाश, आज इतने लेट व परेशान? भारती मेरे जरा भी लेट होने पर बहुत चिंतित हो जाती थी। मैंने कहा, पानी ले आओ। वह फौरन पानी का गिलास ले आई। वह चाय की ट्रे भी साथ ही ले आई, जैसे चाय भी भारती की तरह मेरी ही प्रतीक्षा में हो। पानी पीकर मैंने कहा, भारती, अगर आज मैं अपनी गाड़ी से आता तो वह सब नहीं होता जो आज हुआ। भारती बोली, जरा मैं भी तो सुनूं, आज ऐसा क्या हो गया? इतने में बेटे के रोने की आवाज़ सुन उसने तेजी से अंदर की ओर कदम बढ़ा दिए। इतने में फिर मन का घोड़ा बेलगाम हो दौड़ने लगा। अगर आज गाड़ी खराब ना होती तो रोहिणी से मुलाकात कैसे होती? पर अब इस बात की बेचैनी थी कि अब कैसे दोबारा उससे मुलाकात हो ताकि उसके अतीत के बारे में कुछ जान सकूं। आखिर पिछले 7 साल में ही ऐसा क्या घटनाक्रम घूम गया? रोहिणी के पिता आर्थिक दृष्टि से तो संपन्न ही थे। मैं पिछले 7 सालों में कॉलेज की ज़िंदगी को कितना पीछे छोड़ आया था। बीकॉम के बाद 7 साल से सीए की प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
शादी हुए भी 2 साल हो चुके हैं। भारती एक पढ़ी लिखी सुसंस्कृत परिवार से है। हमारा एक बेटा है जो 1 साल का हो चुका है। भारती को भी रोहिणी के बारे में यह जानकारी थी कि वह स्वयं सुंदर थी, उतना ही सुंदर गाती भी थी। भारती सोनू को गोद में ले आई। वह मुझसे बोली, आकाश आज कुछ सोच रहे हो? बस जैसे मैं उसके पूछने का ही इंतजार कर रहा था। अपनी सारी उलझन उसको कह सुनाई। इस पर वह बोली, अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? आखिर तुम उसके दोस्त हो। जब वह पास ही रहती है तो एक दिन जाकर मिल आना, सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। मैंने सोचा कि सुलझ जाएगी या और उलझ जाएगी, पता नहीं। फिर मैंने भारती से पूछा, तुम नहीं चलोगी? नहीं, पहली बार मेरा जाना उचित नहीं। वह खुलकर बात नहीं कर पाएगी। अगले दिन दस्तक के साथ ही रोहिणी ने साबुन से सने हाथों से दरवाज़ा खोला। कुछ असमंजस में साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए बोली, अरे आओ आकाश। पलंग के सहारे एक पुरानी सी कुर्सी रखी थी, उस पर बैठने का इशारा किया। चारपाई पर एक छोटी बच्ची सो रही थी। मैं कमरे के खालीपन व दयनीय स्थिति से कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। तभी रोहिणी के हाथ में 2 चाय के प्याले देखकर बोला, अरे बैठते ही चाय बना लाई, क्या बात है? जल्दी भगाना चाहती हो? इस पर वह ठंडी सांस लेकर बोली, आज अरसे बाद तो कोई हितैषी आया है, उसे भला जल्दी जाने को क्यों कहूँ? चाय का प्याला हाथ में देकर वह स्वयं जमीन पर बैठ गई। मैं अपनी उत्सुकता पर ज़्यादा काबू नहीं रख सका और सीधे ही पूछ बैठा, मैं तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में जानना चाहता हूँ। आकाश, आज इतने सालों बाद मिले हो, क्यों मेरे घाव को हरा करना चाहते हो? मैं तुम्हारे घावों को हरा नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ एक दोस्त के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जब मेरी अपनी परछाई ही मेरा साथ छोड़ गई तो तुम मेरी क्या मदद कर पाओगे? मुझसे ज़्यादा दुखी इस दुनिया में और कौन होगा? दुख कह देने से दिल का भार कम हो जाता है रोहिणी। वह बताने लगी, मेरे बीकॉम करने के बाद की बात है। एक दिन मेरे माता पिता ने वैष्णो देवी जाने का कार्यक्रम बनाया। दूसरे दिन वे ड्राइवर को लेकर निकल पड़े। लौटने समय ट्रक व गाड़ी की टक्कर में ड्राइवर सहित तीनों घटना स्थल पर ही खत्म हो गए। शक्ल तक पहचानी नहीं जा रही थी। कहने को तो सोना चांदी, खेत खलिहान, हवेली सब कुछ था, लाखों की जायदाद थी, पर वसीयत ना होने से सब कुछ चाचा ताऊ ने हड़प लिया। ताऊ जी ने अमीर खानदान के इकलौते वारिस से मेरी शादी करा दी, क्योंकि लड़के वालों को दान दहेज की ज़रूरत तो थी नहीं। बस मैं पसंद आ गई। बड़ी धूमधाम से हमारी शादी कर दी गई। मेरे पति देवराज मुझसे बहुत प्यार करते थे। सास ससुर भी अच्छे ही लगे थे। शादी के 2 माह बाद ही की बात है। हमारा कमरा ऊपर था। देवराज रात को सोने ऊपर आए तो उन्हें चक्कर आने लगे। फिर थोड़ी देर बाद ही बोले कि मेरा जी घबरा रहा है। मैंने कहा कि छत पर जरा खुली हवा में बैठने से ठीक रहेगा। बस इतने में ही उन्हें खून की उल्टी हुई। यह देखकर मैं एकदम घबरा गई व दौड़कर पिताजी को बताया। उन्होंने उसी समय डॉक्टर को बुला लिया व उन्हें अस्पताल ले गए। 2-3 दिन की सारी जांच के बाद पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर है। बस उसी दिन से मुझे मनहूस माना जाने लगा। डॉक्टर ने मुझे सारी बातें बताई। देवराज की जिंदगी के अंतिम पड़ाव में मैं उसे खुश रखूं, यह भी सलाह दी। अब तो मेरी अग्नि परीक्षा थी। घर पर सबका व्यवहार मेरे प्रति बेहद रूखा व तनावपूर्ण था, पर मैं सारी परेशानियों को अपने सीने में दफन किए मुस्कुराना सीख गई, क्योंकि देवराज को मेरा उदास चेहरा कभी नहीं भाया करता था। देवराज की हालत बराबर गिरती जा रही थी। कई बार खून चढ़ चुका था, पर उन्हें बीच बीच में खून की हल्की हल्की सी उल्टी हो जाया करती थी। इससे ज़्यादा परेशानियों का पहाड़ मुझ पर और भला क्या टूट सकता था। मैं माँ बनने वाली थी।
इस बात से देवराज बहुत खुश थे। कहते कि हमारे बेटी होनी चाहिए जिसका नाम तुम सुहानी रखना, क्योंकि वह तुम जैसी सुंदर व सुशील बनेगी। देवराज बच्चे के होने तक उसे देखने के लिए जिंदा रहना चाहते थे। जैसे तैसे बच्चा होने के दिन नज़दीक आते गए, मैं देवराज की जिंदगी के तेजी से कम होते दिनों को एहसास से सिहर उठती थी। एक दिन देवराज को बेचैनी ज़्यादा हो ही गई थी। मैं पास ही बैठी उनका सिर व पीठ सहला रही थी, पर किसी भी तरह उन्हें आराम नहीं आ रहा था। मैं अपने आप को बेबस समझ रही थी कि तभी देवराज बोले, काश मैं उसे देख पाता। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू व आवाज़ से बेबसी झलकने लगी। मैं अब झूठी हंसी हंसते हंसते बहुत थक चुकी थी। मेरे भी आंसू रुक नहीं रहे थे, ना ही मेरे पास हिम्मत बची थी जो मैं देवराज को दे पाती। बस क्रूर नियति के हाथों मजबूर अपनी बर्बादी को अपनी तरफ बढ़ते देख देवराज को अपने सीने में इस तरह छिपाए थी कि काश ऐसा कुछ हो जाए व मैं इस खेल में जीत जाऊं। पर नहीं, नियति को यह मंजूर नहीं था। डॉक्टर आए तो देवराज को यूं बच्चों की तरह मुझसे लिपटा देखकर बोले कि क्या बात है, तबीयत कैसी है। मैंने कहा कि बहुत घबराहट थी, किसी भी तरह बेचैनी कम नहीं हो रही थी। शायद इस स्थिति में थोड़ा आराम मिला है। डॉक्टर को उन्हें यूं गतिहीन देख समझते देर न लगी। मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटी इन्हें अपने से दूर करो, मुझे देखना है। मैं इस बात के लिए तैयार नहीं थी, यह सोचकर कि उन्हें तकलीफ होगी। इतने में नर्स ने डॉक्टर का इशारा पाकर उन्हें मुझसे दूर कर पलंग पर लिटा दिया। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाकर देखा, वह बिना कुछ बोले मुंह तक चादर ढककर चले गए। नर्स ने एक पर्दा पलंग के चारों ओर लगा दिया। अब तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे बीच बाजार किसी ने मेरा सब कुछ लूट लिया हो। मैं अपने नाथ के बिना अनाथ हो गई थी। मुझे अपने चारों तरफ का माहौल बेमानी सा लगने लगा था। अभी उन्हें गुजरे 15 दिन भी नहीं बीते थे। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी। कुछ आहट सुन मेरी नींद खुली तो पिताजी को पलंग पर बैठे पाया। यह क्या, उनके मुंह से शराब की गंध पाकर मेरे पैरों तले धरती खिसक गई। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को उनसे बचाकर सास की शरण में भागी। उन्हें यह सब कुछ बताया तो वे बोली, अरे इसमें इतना डरने की क्या बात है। यह भरपूर जवानी और खूबसूरती दुनिया वालों के काम आए, उससे तो तेरे अपने ससुर क्या बुरे हैं। मैं माताजी करते रोती रही, पर वे बस इतना कहकर कमरे से बाहर चली गई कि यह तो राजपूत घरानों में होती आई रीत है। बस उस रोज जो घर छोड़ा, आज तक मुड़कर पीछे नहीं देखा। यूं जिल्लत की जिंदगी जीकर रोज मरने से तो अच्छा है एक ही बार मर जाऊं। देवराज की यह अमानत व ममता मुझे मरने नहीं देती। तुम नहीं जानते आकाश, मैं किस तरह हर घड़ी इन पुरुषों की खाल में छिपे भेड़ियों से अपने आप को बचाती रही हूँ। अब मुझे इस बेटी की चिंता खाए जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अब तो मैं इतनी टूट चुकी हूँ कि मुझे अच्छे बुरे इंसान की भी पहचान नहीं रही। रोहिणी की आंखों से अविरल आंसुधारा बह रही थी, जिसे रोकना ना उचित था ना ही मेरे वश में था। हिम्मत रखो, हम तुम्हारे हितैषी है। इतना कहकर मैं लौट आया। घर आकर भारती को रोहिणी का सारा अतीत कह सुनाया। भारती के नेत्र भी सजल हो उठे। वह बोली, सच, नारी की सबसे बड़ी दुश्मन भी नारी ही है, वह सबसे बड़ी हमदर्द भी नारी ही है। नारी को दुख को नारी ही समझ सकती है। तभी जैसे भारती को एकदम कुछ याद आया हो, एक अंतर्देशीय पत्र पकड़ाते हुए बोली, लो तुम्हारे प्यारे दिलीप सिंह का पत्र। मेरी खुशी का तो ठिकाना ना था। जल्दी जल्दी पत्र पढ़ा। वह बोला,
अरे सुनो, दिलीप अगले महीने की 25 तारीख को जयपुर यूनिवर्सिटी में किसी सेमिनार में भाग लेने आ रहा है। वह उसके बाद 2-4 दिन ठहरेगा। मज़ा आ जाएगा। भारती, तुम्हें मालूम है उसकी व मेरी शादी? भारती बीच में ही हंसकर बोल पड़ी। हाँ हाँ, एक ही दिन हुई थी और इसीलिए वह हमारी शादी में नहीं आ सका। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, पर पिछले 1 साल से दोनों के बीच समाचारों का आदान प्रदान नहीं हो सका। और भारती व आकाश जोर से हंसे। पिछले कुछ दिनों से भारती व रोहिणी का मेलजोल काफ़ी बढ़ गया था। अब तो रोहिणी जब स्कूल जाती तो अपनी बेटी को भारती के पास ही छोड़ जाती। वह स्कूल से आकर थोड़ी देर मेरा हाथ बटाने के लिए मेरे बेटे को अपने साथ ले जाती। दोनों बच्चों को भी एक दूसरे का साथ मिल गया था, सो वे भी खुश रहने लगे थे। रोहिणी भारती को भाभी कहकर बुलाती। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी आ गया था। देखा भारती, बड़े अधिकार से रोहिणी से कह रही थी, तुम्हें कल से 1 सप्ताह की छुट्टी लेनी होगी, क्योंकि इनके एक दोस्त सेमिनार अटेंड करने के चलते 5 दिनों के लिए जयपुर आ रहे हैं और तुम्हें मेरे काम में हाथ बटाना पड़ेगा। रोहिणी बोली। भाभी, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर दोनों बच्चों को ले वह घर चली गई। रोहिणी व भारती आपस में तो बहुत बातचीत करती थी, पर जिस दिन रोहिणी ने अपने अतीत की व्यथा मुझे कह सुनाई थी, उसके बाद से वह मुझसे एक मर्यादा में ही संक्षिप्त बात करती थी, जो मेरे परिवार व स्वयं मेरे लिए भी उचित था। उस रोज़ मैं सुबह से ही बड़ा खुश था। भारती को यह करना वह करना की हिदायत देते नहीं थक रहा था। आखिर वह घड़ी आ ही गई। मैं बड़ी ही फुर्ती से टैक्सी की ओर लपका और दिलीप के उतरते ही उसे गले लगा लिया। बरसों बाद मिले दो मित्रों की भांति हम दोनों ही अपने जज्बातों पर काबू न रख सके। तभी भारती की नज़र दिलीप के बेटे की ओर गई। मैंने देखा उसने दिलीप के बेटे को बड़े स्नेह से अपनी गोद में ले रखा था। उस मासूम सफ़र से थके व उदास बच्चे को देख एकाएक मुझे कुछ ध्यान आया। अरे यार, भाभी कहाँ है? क्यों साथ नहीं लाया? मेरी बात का जवाब दिए बगैर वह भारती की ओर देखकर बड़े आदर से नमस्ते भाभी बोला। इस पर भारती बोल पड़ी, आप इन्हें बैठने तो दीजिए, सारी बातें खड़े खड़े ही करेंगे। तब दिलीप बोला, भाभी ठीक कह रही है। भारती पानी ले आई। पानी पीते हुए मैं फिर पूछ उठा, अब तो बता, तू इतने छोटे से बेटे को अकेले कैसे ले आया? भाभी को क्यों नहीं लाया? अब दिलीप ठंडी सांस खींचकर बोला, यार क्या बताऊं, बेटे के पैदा होते ही उसने दम तोड़ दिया था। घर पर सुबह से शाम तक तो आया के पास रह जाता है, पर अब इतने दिन कैसे और किसके पास छोड़ता इस 8 महीने के बच्चे को? फिर यहाँ तो कोई औपचारिकता भी नहीं है। मैंने सोचा कुछ दिन भाभी को ही तकलीफ देनी होगी। भारती उस बच्चे को अपनी गोद में सोया देख सजल नेत्रों से उसके सिर पर ममत्व का हाथ फेरते हुए बोली, भैया कैसी बात करते हैं आप भी, इसमें तकलीफ कैसी? मैं बड़े ही दुखी मन से बोला, क्या यार, तुझ पर इस कदर परेशानी आई और मुझे पता तक नहीं? दिलीप बोला, अरे अभी कौन सी परेशानियां खत्म हुई है? मैं ही जानता हूँ कि आया के भरोसे कैसे मैं इस बच्चे की परवरिश कर रहा हूँ। सच, बिना माँ के बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल होता है। तभी रोहिणी चाय नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर आते हुए जैसे ही नज़र उठाकर अभिवादन करने को हुई तो एकदम चौंक कर बोली, अरे दिलीप तुम? दिलीप बोला, अरे रोहिणी तुम यहाँ और तुम्हारा यह हाल? भारती बात का रुख बदलने की अंदाज से बोली, अरे सबकी चाय ठंडी हो रही है, चाय पिए। मैं भारती को खाने की तैयारी करने को कहकर थोड़ी देर दिलीप के साथ घूमने निकल गया। टहलते हुए ही मैंने दिलीप को रोहिणी की सारी दास्तां कह सुनाई। रोहिणी को भी भारती से दिलीप के बारे में सब पता चल गया था। शाम को खाना खाते वक्त मुझे लगा जैसे भारती मन ही मन किसी बड़ी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही हो, पर मुझे उस समय उससे बात करने का मौका नहीं मिल पाया।
रात को भारती ने आखिर अपनी चुप्पी तोड़ी। मैं और दिलीप सोने चले गए। तब भारती ने रोहिणी की मानसिकता जानने का प्रयास करते हुए उससे पूछा, रोहिणी, तुम्हारा दिलीप के बारे में क्या ख्याल है? इस पर रोहिणी बोली, भाभी, मैं तो अपनी जिंदगी उनके प्यार की यादों के सहारे ही गुजार लूँगी। भारती बोली, देखो रोहिणी, यह बात सच्चाई से परे है। आज की सच्चाई यह है कि सिर्फ यादों के सहारे जिंदगी नहीं निकल सकती। जिंदगी जीने के लिए एक सशक्त सहारे की ज़रूरत होती है, और फिर यह ज़रूरत सिर्फ तुम्हारी नहीं, दिलीप की भी है। बच्चों को भी माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए। यह उनके जीवन के विकास व आत्मविश्वास के लिए ज़रूरी है। रोहिणी, ठंडे दिमाग से व्यवहारिक तौर पर सोचो। इस पर रोहिणी कुछ नहीं बोली। अगली सुबह 8 बजे ही दिलीप को सेमिनार में पहुंचना था, सो मैं उसे छोड़ने चला गया। भारती व रोहिणी दोनों बच्चों व घर से निर्वित होकर बैठी तो भारती ने रोहिणी से पूछा, रोहिणी, क्या हम तुम्हारे व दिलीप के एक साथ एक आदर्श परिवार की कल्पना कर सकते हैं? इस पर रोहिणी धीरे से दिलीप के बेटे राहुल व अपनी बेटी रोहिणी पर निगाह डालते हुए बोली, भाभी, शायद आप ठीक ही सोचती है। भारती ने दिलीप को भी मना लिया। दिलीप व रोहिणी आपस में बातचीत की व एक दूसरे के विचार जाने। फिर 2 ही दिन में भारती के कुशल निर्देशन में दिलीप व रोहिणी की कानूनन शादी हो गई। आज फिर रोहिणी उतनी ही सुंदर व सौम्यता की प्रतिमूर्ति लग रही थी। दोनों के चेहरे फूल से खिल उठे थे। रोहिणी की आंखें कृतज्ञता का आभास दे रही थी। दिलीप को भी अपनी दोस्ती पर परख हो रहा था। दिलीप अपनी बेटी रोहिणी व रोहिणी अपने बेटे राहुल को गोद में उठाए विदा लेने के लिए गाड़ी की तरफ बढ़े। मैंने देखा, भारती की आंखों में आंसू थे। आज वह अपनी ननद को विदा कर रही थी। कोई भाभी अपनी सगी ननद को भी इतनी खुशी क्या दे पाई होगी जितनी भारती ने अपनी मुंह बोली ननद को दी थी। आज मेरे मन में भारती के लिए प्रेम का सागर उमड़ पड़ा था। मैं उसको अपनी पत्नी के रूप में पाकर अपने आप को धन्य समझ रहा था। आज इनकी विदाई के समय भी गाड़ी में वही गीत बज रहा था, बाबुल की दुआएं लेती जा। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।